हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका फिर से तहे दिल से स्वागत है मेरे वांगचिन ड्रीमलैंड फिजियोशी शुभी चैनल पर। सॉरी दोस्तों, मैं बहुत दिनों से बीमार थी, मैंने आपको बताया था। और अब जाके मैं पूरी तरह से रिकवर हो पाई हूँ। तो अब मैं आपके लिए कनेक्शन ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जान ईबो के लैपटॉप से लियांग होंग के लैपटॉप को हैक कर लेता है। अब आगे तब तक ईबो बाथरूम से नहाकर बाहर आ गया, पर उसने देखा कि जान वहां पर नहीं था। उसने अपना तौलिया सोफे पर फेंक दिया और उसका नाम पुकारने लगा, जान, जान, जान। वो बेडरूम से निकल के जैसे ही अपने ऑफिस में गया, उसने देखा कि जान उसके लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। वो फिर से अपनी दुनिया में खोया हुआ था और उसे थोड़ा सा भी एहसास नहीं था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। ईबो ने भी उसे कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप खड़े होकर उसे देखने लगा। पता नहीं क्यों, पर जब भी वो जान को काम करते हुए देखता था, उसे बहुत ही खुशी होती थी। अगले करीब 1 घंटे तक जान लैपटॉप पर काम करता रहा। अपना काम खत्म होते ही उसने लैपटॉप बंद कर दिया और अपने आप से कहा कि गुड जॉब जान। अब देखता हूँ कि इस हलचल से तुम बाहर कैसे निकलते हो। वो जैसे ही कुर्सी से उठा तो ईबो ने पीछे से आकर उसकी कमर पकड़ ली। इस बात से वो अचानक से घबरा गया। कौन है? तब उसे एहसास हुआ कि यहाँ पर तो ईबो के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। उसने कहा कि क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। तुम जब देखो ना तब बस शुरू हो जाते हो। ईबो ने पूछा, अब तुमने क्या कर दिया बाय द वे? तुम्हारे चेहरे को देखकर तो मुझे साफ साफ लग रहा है कि तुमने अभी अभी युद्ध जीत लिया है। एंड डेफिनेटली तुमने अपनी लड़ाई पूरी कर ली है, हाँ? जान ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया। मैंने तो बस लियांग होंग का लैपटॉप हैक किया है और फिर मैंने उसके लैपटॉप के जरिए सिंगापुर के प्रेसिडेंट के फ़ोन में एक वायरस डाल दिया है। यह सुनकर ईबो चौंक गया। उसने मन ही मन सोचा, एक देश का प्रेसिडेंट? क्या मैं सब कुछ सही सुन रहा हूँ? पर जान तो ऐसे कह रहा है जैसे उसके लिए ये सब कुछ एक खेल हो। पर इन बातों के बारे में सोचकर ईबो की हालत खराब हो रही थी। वो मन ही मन सोचने लगा कि कैसे एक एंजल जैसा लड़का ऐसे काम कर सकता है। उसे जरा भी डर नहीं लगता कि बाद में इसका क्या होगा। जो मन में आता है कर देता है। मुझे इसके बारे में ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है। 7 साल पहले भी इसने अंडरवर्ल्ड की वेबसाइट हैक कर ली थी। इस बार तो इसने हद ही कर दी। कोई और नहीं मिला तो एक देश के राष्ट्रपति का ही फोन हैक कर लिया। वो अचानक ही अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने कहा कि जान, क्या तुम्हें सच में नहीं लगता कि अगर किसी देश के प्रेसिडेंट का फोन इस तरह से हैक करोगे तो उसके रिजल्ट्स क्या होंगे? इससे दो देशों के बीच बहुत सारी बातें हो सकती हैं, यहाँ तक कि लड़ाइयाँ भी शुरू हो सकती है। जान ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ मुझे पता है, हाँ मुझे पता है, पर उन लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये सब मैंने किया है? फिर वो ईबो की तरफ घूरने लगा और कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम किसी और को बताओगे? ईबो ने कहा, अब तुम मजाक करना बंद करो। पहले मुझे ये बताओ कि तुमने ये सब किया क्यों? जान ने कहा, उस रात जो भी कुछ हुआ था उसे करने वाला लियांग खानदान है। मुझे ये पूरी तरह पक्का तो नहीं है कि कौन है, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि उनमें से ही कोई एक है। और इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद लियांग होंग है। ईबो ने चौंक कर पूछा, तुम्हें कैसे पता कि लियांग होंग ही है? और तुम उन लोगों को कैसे जानते हो? जान ने जवाब दिया, मैं लियांग होंग को बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मेरा बचपन उन्हीं के घर में बीता है। उनके बड़े भाई लियांग शान, जो आर्मी के एक जनरल थे, पर अब उनकी मौत हो चुकी है। जब मैं करीब 1 साल का था तब उन्होंने मुझे गोद लिया था। लियांग शॉन के बारे में याद करते हुए जान उदास हो गया। उसने कहा कि पता है, जब एक अपराधी एक छोटे से बच्चे को अवैध तरीके से सिंगापुर में बेचने के लिए ले जा रहा था, उस समय उन्होंने ही उस अपराधी को पकड़ा था। उस दरिंदे ने डर के मारे उस छोटे से बच्चे को कचरे भरे डिब्बे में फेंक दिया था। इतना कहकर जान ईबो की तरफ देखने लगा और कहा कि तुम्हें पता है वो छोटा सा बच्चा कौन था? जान ने बिना कुछ कहे उंगली अपनी तरफ कर दी।
ईबो को ये समझते देर नहीं लगी कि जान अपनी ही कहानी सुना रहा था। उसे इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि जान के साथ ऐसा भी कुछ हुआ था। जान अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर लाख कोशिशों के बावजूद भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। उसके आंसू झरने की तरह बहने लगे थे। ईबो दौड़कर उसके पास गया और उसे गले लगा लिया। उसने कहा कि प्लीज तुम चिंता मत करो मेरी जान, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा मत सोचो कि तुम अकेले हो। आई एम विद यू जान। जान ने ईबो की आंखों में देखते हुए कहा कि मैं ठीक हूँ ईबो, इसलिए तुम्हें चिंता करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। ईबो जान को बीच में रोकना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कहा कि क्या तुम अभी भी इसके बारे में बात करना चाहते हो? अगर तुम्हारा मन है तो तुम मुझे बता सकते हो। जान ने अपने आप पर हंसते हुए कहा कि क्या जानना चाहते हो तुम? क्या यही जानना चाहते हो कि लियांग खानदान में मेरा बचपन कैसा गुजरा था? ये कहते कहते उसकी आवाज़ कांपने लगी। ईबो उसे सहारा देकर सोफे पर बिठाना चाहता था, पर जान ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा कि मैंने तुमसे कहा ना कि मैं ठीक हूँ, इसलिए तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद से सोफे पर बैठ सकता हूँ ईबो। ईबो समझता था कि जान अभी कुछ नहीं सुनना चाहता, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप उसके बगल में बैठ गया। जान ने आगे कहा, पता है, फिर उस अपराधी ने भागने की कोशिश की और गोलीबारी में मारा गया। और जब बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता लगा कि वो एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था। कई देशों में उसने बहुत सारे लोगों का खून बहाया था। यहाँ तक कि उसके पास मिले कागजात से ये साबित हो गया था कि वो सिंगापुर के प्रेसिडेंट को मारने आया था। पर इस बात का पता नहीं चला कि उसके साथ वो बच्चा क्यों था। पर बाद में जब मेरा डीएनए टेस्ट किया गया तो ये पक्का हो गया कि मेरा और उस अपराधी का कोई रिश्ता नहीं था। उस समय लियांग शॉन को मेरे ऊपर दया आ गई थी और शायद उन्होंने सोचा होगा कि मैं कहाँ कहाँ और दर दर की ठोकरें खाता फिरूंगा, इसलिए उन्होंने मुझे गोद ले लिया। उन्होंने ही मेरा नाम वी रखा था। मैं उनके साथ करीब 5 साल तक रहा। फिर अचानक ही एक दिन अपराधियों से मुठभेड़ के दौरान उनकी मौत हो गई। सब लोग कहते हैं कि आर्मी में रहने वाले लोग बहुत सख्त होते हैं, पर वो मेरे साथ हमेशा प्यार से पेश आए। कभी मुझे प्यार दिखाते तो कभी नहीं दिखाते थे, पर उन्होंने मुझे कभी अपना गुस्सा नहीं दिखाया। जब तक वो जिंदा थे तब तक मेरे लिए अच्छा खाना, अच्छी पढ़ाई, सब कुछ अच्छे का इंतजाम किया था। ये सुनकर इबो चौंक गया और उसने पूछा कि क्या मतलब जब तक जिंदा थे? उनकी मौत के बाद तुम्हारे साथ किसी ने कुछ गलत किया है क्या? ये सुनकर जान ने अपना सिर नीचे झुका लिया और कहा कि उनकी मौत के बाद उनके छोटे भाई लियांग होंग की कैद में मुझे रखा गया। वो भी आर्मी में थे और अपने भाई की मौत के बाद आर्मी के जनरल बन गए। लेकिन लियांग चौन के मरते ही मेरी ज़िंदगी बदल गई। लियांग होंग और उसकी फैमिली के लोग मुझसे गुस्से में बात करते थे। उन्होंने कभी मुझे प्यार नहीं दिया। वो मेरे साथ भिखारियों की तरह बिहेव करते थे। अपने बच्चों के सामने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। जब तक मैं लियांग शॉन के साथ थी तब तक मुझे इन सब का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने ना ही शादी की थी और ना ही उनके कोई बच्चे थे। पर वहीं दूसरी तरफ लियांग होंग के 3 बच्चे थे और वो लोग कभी भी मुझसे किसी भी चीज़ के लिए प्यार से पेश नहीं आए। उन्होंने कभी भी मुझे अपनी चीज़ों में शामिल नहीं किया। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि जैसे मैं पूरी तरह से अकेला हूँ। उस घर में मेरा कोई नहीं है। उन्होंने कभी भी मेरे नए कपड़े नहीं खरीदे। मैं हमेशा उनके बच्चों के फेंके हुए कपड़े पहनता था। उन्होंने कभी भी मेरे लिए कोई खिलौना नहीं खरीदा। मुझे वो लोग वो खाना कभी नहीं देते थे जो उनके बच्चे खाते थे। जब सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते थे तो जो बचा हुआ होता था वही मैं खाता था। यहाँ तक कि मैं उन लोगों के साथ खाना भी नहीं खा सकता था, इसलिए मैं चुपचाप अपने कमरे में खाना खा लेता था। फिर अचानक एक दिन मुझे एहसास हो गया कि अगर मैं इन सब के बारे में चिंता करता रहूँगा तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लियांग चान सर को किताबों का बहुत शौक था, इसलिए उनकी लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स थी। मैं वहाँ से एक एक करके सारी बुक्स पढ़ने लगा। उसके बाद मेरा कंप्यूटर से इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। उस लाइब्रेरी में कंप्यूटर से जुड़ी जितनी भी बुक्स थी उन सबको पढ़ता रहता था और उन्हें पढ़कर मैंने रट ली थी। और इस तरह से मैंने अपने आप को कंप्यूटर्स के बारे में सब कुछ सिखाया था। मैंने इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर बनाने का सपना भी उसी समय देखा था।
उस समय मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, पर मैं लगातार मेहनत करता रहा और आखिरकार 4 सालों में मैंने उसे बनाकर तैयार कर लिया। उस सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद मुझे लगा था कि मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। शायद मैं भी अब अपने दम पे जी सकूंगा। अब मुझे किसी के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। पर मुझे कहाँ पता था कि ज़िंदगी हमारे लिए कुछ और ही लेकर आई है, और शायद मेरे साथ भी यही हुआ। मुझे पता ही नहीं था कि ज़िंदगी आगे मेरे लिए क्या लेकर आई है। ये कहकर जान मुस्कुराकर ईबो की तरफ देखने लगा। ईबो को उसकी मुस्कान के पीछे बस दर्द नजर आ रहा था। पता नहीं अचानक उसे क्या हो गया और उसने जान को अपनी बाहों में भर लिया। उसने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा कि पानी पियोगे जान? क्या तुम्हारा पानी पीने का मन है? जान ने हाँ में अपना सिर हिलाया। ईबो ने उसे एक गिलास पानी दिया और पानी पीकर जान फिर से अपनी कहानी बताने लगा। उसने कहा कि जिस दिन मैंने सॉफ्टवेयर बनाकर कंप्लीट किया था ना, उसके अगले ही दिन मैं 16 साल का होने वाला था। जब से शॉन जी की मौत हुई थी तब से कोई भी मुझे मेरे जन्मदिन पर बधाई नहीं देता था। बस उस घर का एक ड्राइवर था जो हमेशा मुझे मेरे बर्थडे पर विश करता था। उस दिन रात 12 बजे ही मैं उस ड्राइवर का इंतज़ार करने लगा कि शायद वो आकर मुझे जन्मदिन की बधाई देगा। पर जैसे ही वो ड्राइवर मेरे कमरे के अंदर आए तो मैंने देखा और मैं उसे देखकर चौंक गया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े अजीब थे, जैसे वो मुझे बधाई देने नहीं आया हो। वो दौड़कर मेरी तरफ आया, मेरा मुंह बंद करने की कोशिश करने लगा। उसने कहा, कुछ मत कहना। डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। तभी उसने कहा कि चुपचाप मेरे साथ आओ और कुछ मत बोलना। ड्राइवर मुझे लेकर चुपके से दूसरे कमरे में चला गया। उसने मेरे बेड पर तकिया इस तरह से सजा दिए जैसे मैं सो रहा हूँ। मैं चुपचाप उस दूसरे कमरे में छिपा रहा। तभी सभी लोग एक एक करके लिविंग रूम में आने लगे। लियांग होंग, उनकी पत्नी और उनके तीनों बच्चे वहाँ थे। उनके बड़े बेटे ने कहा कि चलो, आखिरकार वो शैतान 16 साल का हो गया है और अब हम लोगों को जल्द से जल्द उसका काम तमाम कर देना चाहिए। उनके छोटे बेटे फेंग ने कहा कि हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ। पहले बस पेपर पर साइन करवा लेते हैं, फिर तो शॉन अंकल की सारी प्रॉपर्टी हम लोगों की हो जाएगी और उसके बाद हम उसे मारकर यहीं दफना देंगे और इससे किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। तभी उसके पापा होंग ने कहा कि नहीं, अभी कोई उसके साथ कुछ नहीं करेगा। मुझे अभी भी उसके पास से कुछ लेना है। तभी फेंग ने कहा, पर अब उसे अनाथ के पास क्या बचा होगा? हमें तो बस उसके पेपर्स पे साइन करवाने हैं, फिर सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। तभी उसकी पत्नी ने कहा कि हाँ, फेंग सही कह रहा है। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि पता नहीं क्यों शॉन भैया अपनी सारी जायदाद इस शैतान के नाम करना चाहते हैं। अगर जायदाद उसके नाम नहीं होती ना, तो हम लोगों ने कब का उसे रास्ते से हटा दिया होता। काफ़ी देर तक वो लोग यही डिस्कस करते रहे कि वो लोग मुझे कैसे मारेंगे। काफ़ी देर बाद आखिरकार उन लोगों ने फैसला कर ही लिया। फिर फेंग ने कहा, ठीक है, अब डिसाइड हो गया है। मैं जाकर उसे कमरे से बाहर लेकर आता हूँ, फिर हम ज़बरदस्ती उससे पेपर पर साइन करवाएंगे और बाकी लोग जो भी तुम लोगों को चाहिए या जैसे भी तुम्हें उसके साथ डील करना है तुम लोग कर सकते हो। तभी होंग ने चिल्लाकर कहा, मुझे तुम लोगों से कितनी बार ये कहना पड़ेगा कि तुम लोग उसके साथ कुछ नहीं करोगे, इसलिए तुम लोग चुपचाप बैठ जाओ। जो भी करना होगा मैं खुद कर लूँगा। तभी फेंग ने कहा, पर पापा। इससे पहले वो कुछ और कहता, उसके पापा ने जोर से चिल्लाते हुए कहा कि अब अगर तुमने दोबारा एक भी बात कुछ और पूछा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए मैं जितना कहता हूँ तुम लोगों को उतना करना है, फिर देखना हम हमेशा के लिए अमीर हो जाएंगे। बहुत सारा पैसा होगा हमारे पास। वहीं दूसरे कमरे में मैं चुपचाप उन लोगों की बातें सुन रहा था। डर के मारे मैं थर थर काँप रहा था, पर वो ड्राइवर एक भगवान की तरह मेरे पास बैठा हुआ था और मुझे सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा था। उन लोगों की बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी पूरी दुनिया मुझसे छीन गई हो। मैं पूरी तरह से अकेला हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। क्या मैं इस घर से जिंदा निकल पाऊंगा या ये लोग मुझे मार देंगे। मुझे कभी नहीं लगा था कि शॉन जी ने मुझे गोद लिया था। मैंने कभी उनसे नहीं पूछा कि मैं उनकी ज़िंदगी में क्यों आया, कैसे आया। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी। मुझे बस इतना पता था कि वो मेरे पापा नहीं हैं।
मैं तो बस उन्हें अपनी फैमिली की तरह मानता था और मैं ज़्यादा सवाल नहीं करता था, और वो भी बहुत अच्छे इंसान थे, इसलिए उन्होंने भी कभी कोई उल्टा जवाब नहीं दिया। अगर मैं कभी कुछ पूछ लेता था तो वो सीधा सीधा जवाब भी दे देते थे। पर शायद उन्हें भी ये बात नहीं पता होगी कि अपनी पूरी जायदाद मेरे नाम करके वो मुझे मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर उन्हें अपने घर वालों की मंशा का जरा सा भी आइडिया होता या उनकी भनक होती तो वो कभी ऐसा नहीं करते। अब तो मेरे मन में बस यही ख्याल चल रहा था कि कैसे भी करके कोई मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दे। लियांग होंग और उसके घर वालों की बात सुनकर भी उदास हो गया। कुछ देर सोचने के बाद वो अपने रूम में वापस चला गया। उसके पीछे पीछे ड्राइवर भी उसके साथ चला गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि अब बहुत हो गया है, मुझे कोई ना कोई फैसला लेना ही पड़ेगा, नहीं तो ये लोग मुझे कभी भी कुछ भी कर देंगे। कमरे के अंदर जाते ही वो अपना सामान पैक करने लगा। जल्दबाजी में उसे जो कुछ भी मिल रहा था वो सब अपने बैग में रखे जा रहा था। ये देखकर ड्राइवर ने पूछा कि अब आप क्या कर रहे हैं, क्या आप सचमुच ये घर छोड़कर जाएंगे? वी ने जवाब दिया, हाँ, अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा है। आपने अभी अभी उन लोगों की बातें सुनी ना, आज नहीं तो कल वो लोग मुझे अपने रास्ते से हटा ही देंगे, और अभी तो मुझे पता भी नहीं है कि अब वो लोग मुझे से क्या चाहते हैं। मेरे पास तो उनको देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं अब यहाँ पर नहीं रुक सकता, नहीं तो मेरी जान को खतरा होगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। ड्राइवर ने कहा, आप सही कह रहे हैं, आप आज रात यहाँ से चले जाइए और कभी यहाँ लौट कर मत आइएगा। तभी ड्राइवर ने एक डायरी निकाल कर उसे देते हुए कहा कि ये डायरी भी आप अपने साथ ले जाइए। जिस रात को आपको श्याम सर अपने घर पर लेकर आए थे, इसमें उस रात के बारे में लिखा है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप आखिरकार सिंगापुर कैसे पहुँचे थे और आपको यहाँ पर कौन लेकर आया था। इससे ज़्यादा तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, पर मैं इतना ज़रूर चाहता हूँ कि आपको सच्चाई का पता चले कि आखिरकार हुआ क्या था। ये सुनकर वी ने ड्राइवर को गले लगा लिया और कहा कि थैंक यू सो मच। ड्राइवर ने उसे अपने से अलग करते हुए कहा कि अभी हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए हम लोगों को जल्दी से आपका सामान पैक कर लेना चाहिए। चलिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। वी ने कहा कि मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। मेरा जो भी ज़रूरी सामान है बस मैं वही लेकर जा रहा हूँ। कपड़े भी मैं वही लेकर जाऊँगा जो मैंने अपने पैसे से ख़रीदे हैं। बाकी सारा सामान यहीं पर रहेगा। ये लोग जो भी चाहे इसमें से ले सकते हैं। हाँ, पर जाने से पहले मुझे एक ज़रूरी काम करना है। वी ने अपना कंप्यूटर खोला और कुछ लोगों को ईमेल करने लगा। सबसे पहले उसने लियांग शॉन के वकील को ईमेल किया, जिसमें लिखा कि उनकी सारी जायदाद को कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उसने लिखा कि उनकी सारी संपत्ति को ट्रस्ट में दान कर दिया जाना चाहिए और उनके नाम पर एक एनजीओ बनेगा जो अनाथ बच्चों की मदद करेगा। उसने ईमेल में ये भी लिखा कि उनकी संपत्ति का एक भी पैसा उनके भाई और उनकी फैमिली के किसी मेंबर को नहीं देना है। सबको ईमेल करने के बाद जॉन ने कंप्यूटर को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया, ताकि किसी को भी उसके बारे में पता ना चल सके कि वो पहले क्या करता था और कहाँ जा रहा था। फिर वो ड्राइवर की मदद से घर से भाग गया और जाते जाते लियांग खानदान के लिए एक पेपर पर कुछ लिखकर छोड़ गया। पेपर पर कुछ ऐसा लिखा था, मुझे पता है कि मेरा कोई नाम नहीं है, इसलिए मैं इस नरक से बाहर निकल रहा हूँ अपना नाम बनाने के लिए। उसके बाद उसने मुस्कुराकर ड्राइवर को अलविदा कहा और फिर घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे और वो अपने सारे सपनों को एक एक करके पूरा करना चाहता था, पर अभी भी उसे डर था कि कहीं लियांग होंग उसका पीछा तो नहीं कर रहा। उसने मन ही मन ये फैसला कर लिया कि अब वो हर एक कदम फूक फूक कर रखेगा, और साथ ही उसने खुद से कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी की सारी जंजीरें एक एक करके ख़त्म कर दूंगा। बैक टू प्रेजेंट। जान ने ईबो से कहा, उसी रात को ड्राइवर के एक दोस्त ने उन्हें मुझे चोरी छुपे एक जहाज़ पे चढ़ाते देख लिया। वो जहाज़ इंडिया आ रहा था, इसलिए मैं भी इंडिया पहुंच गया। मुझे पता था कि मित्तल ग्रुप का हेडक्वार्टर यहीं पर है, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं अपना अगला कदम मित्तल ग्रुप के साथ रखूँगा। ईबो ने कहा, ओह, इसका मतलब ये निकलता है कि लियांग होंग तुम्हें इसलिए जिंदा रखना चाहता था ताकि वो इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर तुमसे ले सके। शायद उसे पहले से ही पता था कि तुम कुछ ऐसा बना रहे हो। जान ने कहा कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, उसे सब कुछ पहले से ही पता था। मुझे ये बात अभी तक पता नहीं चली कि उसे सॉफ्टवेयर के बारे में कैसे पता चला। अब मैं उन लोगों के साथ एक ही घर में रह रहा था तो शायद किसी ने कुछ देख लिया होगा। उधर ईबो गुस्से में पागल हो रहा था।
वो मन ही मन सोच रहा था कि जान की जिंदगी भर की मेहनत उस शैतान ने अपनी बेटी की मेहनत बनाकर छीन ली। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि उसे 7 साल पहले इन बातों का पता लगा लेना चाहिए था। पता नहीं क्या हुआ, मेरे मन में ये बात क्यों नहीं आई। तभी ईबो ने कहा, मुझे तो लगता है कि वो हमेशा से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था, और जैसे ही मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया तो उसने तुम पर हमला कर दिया। मुझे उस दिन मीटिंग में नहीं जाना चाहिए था। ये सुनकर जान ने कहा कि प्लीज ईबो, अब तुम अपने आप को दोष देना बंद करो। जो भी होना था वो हो गया, वो सब कुछ पास्ट में है। मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता। मुझे पता है कि अभी तक जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, पर उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। पर अब मैं कोई दर्द नहीं झेलना चाहता ईबो, इसलिए अब बदले का टाइम आ गया है। और इस बार हम लोग ऐसा बदला लेंगे कि सामने वाला जन्मों जन्मों तक याद रखेगा। जान ने फिर कहा, उसने मेरे और तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया ना, उसका 10 गुना ज़्यादा उसे सज़ा देकर वसूलना चाहता हूँ। तभी ईबो कुछ सोचने लगा। उसने अचानक ही कहा कि इसका मतलब ये है कि या तो लियांग होंग ने, या उसके किसी बेटे ने, या उसके गैंग के किसी आदमी ने मेरा रूप लेकर तुम्हें चोट पहुंचाई थी। जान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो। हमें बस यही पता लगाना है कि आखिर वो आदमी था कौन जिसने ऐसा किया। ईबो ने पूछा, अच्छा तुमने अभी अभी लियांग होंग के कंप्यूटर को हैक किया है ना, और उसके जरिए सिंगापुर के राष्ट्रपति के फ़ोन में कोई वायरस डाला है। अगर कोई आगे जाके चेक करेगा तो बात हमारे तक तो नहीं पहुंचेगी ना। जान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, हाँ जांच होने पर यह बात पता चलेगी कि ये सब उस लियांग होंग ने किया है। ईबो ने चौंक कर कहा कि अच्छा, तो तुम जो आर्मी के टॉप सीक्रेट की बात कर रहे थे, क्या तुम उसके लिए भी उसे फंसा रहे हो? ये सुनकर जान ने मुंह बना लिया और कहा कि मैं किसी को फंसा नहीं रहा हूँ ईबो। वो आदमी पहले से ही चोरी छुपे सारी इन्फॉर्मेशन दूसरे देशों को भेजता था। मैंने उसके कंप्यूटर में ये सब चेक कर लिया है, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन है। इसलिए उसे पकड़ने के लिए जांच वाली टीम को उसके कंप्यूटर को चेक करना होगा, और अगर उसने कंप्यूटर दिखाने से मना कर दिया तो फिर उन लोगों का शक और गहरा हो जाएगा। और अगर जांच वाली टीम को उसका कंप्यूटर मिल गया तो ना ही उन लोगों का आर्मी के टॉप सीक्रेट के बारे में पता चलेगा, बल्कि ये भी पता चलेगा कि उसका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से है और वो बहुत सारे इनलीगल धंधे भी करता है। इसलिए अब उसके पास बचकर भागने का कोई तरीका नहीं है। ईबो ने मुस्कुराकर कहा, शाबाश, तुम्हारा प्लान तो काफ़ी अच्छा है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा इससे आगे भी कुछ और करने का प्लान है, हाँ? जान ने मुस्कुराकर कहा, हाँ तुम सही सोच रहे हो। मैं उस आदमी से एक एक चीज़ छीन लूँगा जो उसे प्यारी है। मुझे तो इतना पता है कि वो एक टॉप क्लास का आर्मी ऑफिसर है, इसलिए उसे पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। वो झूठ मूठ का बहाना बना देगा कि किसी ने उसके कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ की है, या तो वो ये कहेगा कि मुझे किसी ने फंसाने की कोशिश की है। पर जहाँ तक मुझे पता है, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक उसे सस्पेंड किया जाएगा, और हमें इसी मौके का फ़ायदा उठाना है। उसने अब तक जितनी भी काली करतूत की है ना, उन सबको सबके सामने लेकर आऊँगा मैं। फिर सभी लोगों को पता चलेगा कि वो कितना गिरा हुआ इंसान है। ये सुनकर ईबो का एक्साइटमेंट बढ़ गया। उसने कहा कि तुम इतना सारा काम अकेले कैसे करोगे? अब मैं भी इस मिशन में तुम्हारा हिस्सा बनूंगा, तो मुझे भी कुछ करने के लिए मिलना चाहिए ना। उस आदमी ने मेरे साथ तो धोखा किया ही था, साथ में ही मेरी जान के साथ भी, इसलिए मैं भी बदला लेना चाहता हूँ। ये सुनकर जान हंसने लगा और मजाक में कहता है, अच्छा, इस बच्चे को लग रहा है कि मैंने उसे अकेला छोड़ दिया है, हाँ? डोंट वेरी, तुम्हें भी खेलने का मौका मिलेगा, ओके? ये सुनकर ईबो गुस्से में बोला कि ओह, तो अब तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। तुम मुझे इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते, समझे? मुझे भी हर पल की खबर देना, ओके? आखिरकार लियांग खानदान में चल क्या रहा है ये मुझे भी तो पता होना चाहिए। जान ने कहा कि ठीक है, अब तुम्हें और नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसने टेबल पर से फाइल उठाकर ईबो को दी और कहा कि मैं भी देखता हूँ कि मिस्टर वांग ईबो कितने क्रूर हो सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम इस डील का अपने तरीके से फ़ायदा उठाओ। मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम लियांग खानदान के बिजनेस को पूरी तरह से बर्बाद कर दो। क्या तुम ऐसा कर पाओगे ईबो? जान की बातें सुनकर अचानक ही ईबो जोश में आ गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे एक अजीब सी ताकत उसके शरीर के अंदर आ गई हो, और वो अभी के अभी लियांग खानदान को पूरा का पूरा बर्बाद कर देगा।
वो मन ही मन सोचने लगा कि एक लड़का जिसे मैं इतना प्यार करता हूँ, अगर वो मुझसे कुछ करने के लिए कहेगा तो मैं उसके लिए चांद भी जमीन पर ला सकता हूँ। और फिर मेरे लिए किसी बिजनेस को बर्बाद करना कौन सी बहुत बड़ी बात है। ईबो मुस्कुराने लगा और कहा कि अच्छा, ऐसी बात है क्या? क्या मैं तुम्हें अपना कोई भी टैलेंट दिखा सकता हूँ? पर अभी के लिए तो मेरे पास एक ही बचा है। जान ने कहा कि हाँ, तुम जो चाहो कर सकते हो। ईबो जान के करीब आ गया और उसके कानों में धीरे से कहा कि अब मैं जो कुछ भी करने वाला हूँ वो स्पेशली तुम्हारे लिए है मेरी जान। इससे पहले कि जान कुछ समझ पाता, ईबो ने उसके होठों को अपने होठों से लॉक कर लिया और वो जान के सॉफ्ट से होठों को प्यार से किस करने लगा। जान अपने हाथ उठाकर उसे रोकना चाहता था, पर ईबो इतना करीब था कि वो हाथ ऊपर नहीं कर पाया। जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने ईबो को कसकर अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसकी पीठ में अपने नाखून गड़ा दिए और उसे जोर से पिंच कर दिया। जैसे ही ईबो को दर्द का एहसास हुआ, वो चौंक कर जान की तरफ देखने लगा और कहा कि ओह, ये क्या है? तुमने मुझे इतनी जोर से पिंच क्यों किया? जान मुस्कुराकर बोलता है तुम यही डिजर्व करते हो। अब तुम अचानक ही ऐसी चीजें करने लगोगे तो। ईबो ने मुंह बनाते हुए कहा, ये बहुत गलत हुआ है जान। हाँ, मैंने तो बस तुम्हारे प्यारे से होठों पर किस किया था और तुमने तो मेरी पीठ पर अपने नाखून ही भी छुपाए और मुझे पिंच भी किया इतनी जोर से। अब चलो उस जगह जल्दी से किस करो जहाँ मुझे दर्द हो रहा है। जान ने दोबारा से उसे पिंच करते हुए कहा कि शैतान कहीं के, जब देखो तब किस करते रहते हो। तुम्हें दिन भर में कितनी किस चाहिए? हाँ, क्या एक बार में तुम्हारा मन नहीं भरता? ईबो ने कहा, अब मैं इतना खतरनाक काम करने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे कम से कम इतना ही नाम तो मिलना चाहिए ना। जान ने मुंह बनाते हुए कहा कि कौन सा खतरनाक काम करने जा रहे हो तुम बाय द वे? अभी तक तो तुमने काम शुरू भी नहीं किया है इबो। जब तुम अपना काम खत्म करके वापस आओगे ना, तब तुम्हारे इनाम के बारे में सोचेंगे हम। जैसे ही इबो दोबारा जान के पास जाने वाला था, जान उसे जोर से धक्का देकर अपने पास से अलग कर दिया और कहा कि ए, अब कुछ नहीं मिलेगा, हाँ, दफा हो जाओ यहाँ से। इबो ने कहा, ठीक है, चलो नाश्ता करते हैं। दोनों नाश्ता करने के लिए इबो के ऑफिस की बालकनी में चले गए। हाइक्वेन और युआन वहाँ पहले से ही मौजूद थे। इबो अपने दोनों भाइयों को जान के पास्ट के बारे में बताने लगा कि कैसे जान ने इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर बनाया था और फिर उसे लियांग होंग ने चुरा लिया और पापा से झूठ कहा कि सॉफ्टवेयर उनकी बेटी ने बनाया है। पूरी कहानी सुनने के बाद युआन को अब गुस्सा आ गया और उसने कहा कि इस लियांग खानदान में तो एक भी आदमी अच्छा नहीं है। मुझे तो वो लोग पहले से ही पसंद नहीं थे भाई, सबके सब चोर और निकम्मे हैं। अब मुझे समझ आ गया कि उनकी बेटी कभी भी सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के लिए क्यों नहीं आई। उस चुड़ैल को तो कुछ आता ही नहीं है। तभी हाइके ने इबो की तरफ घूरते हुए कहा कि अच्छा, तो वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड लियांग बाओ भी उसी खानदान से है ना? बेस्ट फ्रेंड? ये सुनकर जान के होश उड़ गए। वो अपने बगल में बैठे इबो को ऐसे घूर रहा था जैसे वो उसे कच्चा चबा जाएगा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मैं जब भी अगला वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।